हेलो दोस्तों, मैं वैभव कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का उमराव मैथ क्लासेस पे। दोस्तों, पिछले साल मैंने एक मैथ की क्लास चालू की थी जो किसी कारणवश बंद हो गई थी। तो अब मैं दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके टीजीटी, पीजीटी, टेट और सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगी, 100% बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों, उमराव क्लासेस में आज से मैं हिंदी की क्लास ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना कुछ शुरू करते हुए हम हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हिंदी की क्या महत्ता है, हिंदी की क्या नाम से हमारे संविधान में इसका क्या महत्व है। ठीक, तो हम सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इसका संविधान में क्या महत्व है, कैसे लिया गया ये, कैसे संविधान में आया, क्या प्रावधान है संविधान में। तो संविधान में क्या नाम से संविधान में जो हिंदी का प्रावधान है, संविधान के भाग 17, कौन से भाग 17 में अध्याय फर्स्ट है और अध्याय फर्स्ट के एक आर्टिकल है आपका 343 के फर्स्ट के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। ठीक, तो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसकी लिपि जो हिंदी की है वो देवनागरी तथा मानक रूप इसकी क्या है, खड़ी बोली। ठीक है, फिर इसके बाद हिंदी के लिए और क्या संविधान में क्या इसके लिए उपचार दिया गया, तो आर्टिकल 351 आता है। ठीक, आर्टिकल 351 में हिंदी के लिए विकास के निर्देश दिए गए, हिंदी के लिए विकास के निर्देश दिए गए हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि हिंदी को जब संविधान की सभा बैठी थी तो उसमें कई भाषाओं को लेकर क्या नाम से था कि अपनी अपनी लोग राय दे रहे थे। तो हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम क्या नाम से उसको राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले राय किसने दी थी, तो वो थे हम एक थे व्यक्ति गोपाल स्वामी अयंगार। इन्होंने क्या नाम से हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव प्रेषित किया था। ठीक, अब दोस्तों चूंकि हिंदी की बात है तो एग्ज़ाम पे आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। अच्छा, हिंदी की बात हो रही है तो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो क्या नाम से कि इसी एजुकेशन रिलेटेड है तो पूछ लेते हैं कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था, इस कारण से मनाया जाता है। अच्छा, जन्म होने से इनका क्या रिलेटेड है, क्योंकि ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे ये पहले देश के शिक्षा मंत्री थे तथा उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या नाम से शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को, 5 सितंबर को। लेकिन विश्व शिक्षक की बात विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को, एक महीने बाद जस्ट विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यह है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को। कितने जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक, ये तो कुछ बेसिक डिटेल्स रही दोस्तों। फिर इसके बाद हम हिंदी की ओरिजिन की बात करें कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हिंदी की अगर उत्पत्ति की बात हम करते हैं तो हिंदी की उत्पत्ति हुई सौर सैनी अपभ्रंश शैली से। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदी की उत्पत्ति हुई सौर सैनी अपभ्रंश शैली से। ठीक, लेकिन अगर हिंदी की कोई अगर मूल उत्पत्ति की बात करें तो क्या नाम चूंकि संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। ठीक है, तो इसकी भी मूल उत्पत्ति वैदिक संस्कृत से हुई, वैदिक संस्कृत से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई। और इसका सन पूछा जाए तो ये हिंदी की उत्पत्ति लगभग 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। ठीक, 1000 ईस्वी के आसपास क्या नाम से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों चले आगे चलते हैं।
ये दोस्तों रहा इंडिया का मैप। अब देखो क्या नाम है से इसमें क्या ना सबसे पहले संस्कृत की उत्पत्ति की शुरुआत कैसे हुई, तो सबसे पहले ये हमारा इंडिया का मैप है। इसमें सबसे अच्छा आप लोग बता कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या नाम से भारत के मूल निवासी कौन थे, भारत के मूल निवासी कौन थे। चलिए बता देता हूं दोस्तों, भारत में सबसे पहले द्रविड़ लोग रहा करते थे। कौन से लोग रहा करते थे ये पूरे इंडिया में, यहाँ से ये सारा पहले इंडिया तो सर यहाँ तक था, ये सब ये हुआ करता था इंडिया, ये सब ये पूरा ठीक। तो यहाँ सब द्रविड़ रहा करते थे, लेकिन जब आर्यों का अटैक हुआ, यहाँ से जब आर्य आए तो द्रविड़ चूंकि क्या नाम से खानाबदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, जंगलों में रहा करते थे, जंगलों से अपना जीवन यापन किया करते थे, तो ये लड़ाका नहीं थे बिल्कुल। तो क्या नाम से चूंकि और आर्यों के पास अपने क्या नाम से तीर वगैरह हुआ करते थे, तीर तलवार, उनके पास आधुनिक कुछ यंत्र थे लड़ने के लिए, तो इसलिए द्रविड़ लोग आर्य लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो शुरुआत से उत्तर भारत से कब्जा चालू किया, तो द्रविड़ लोग थोड़ा पीछे हट गए, ठीक है। फिर क्या नाम ये क्या नाम से यहाँ पर वेदों की रचना हुई। सबसे पहले आर्य लोग आए तो यहाँ पर वेदों की रचना की, ठीक है। फिर इसके बाद आर्य लोगों में वर्ण व्यवस्था थी, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो क्षत्रिय लोग तो उनका काम ही था लड़ना, तो ये लोग द्रविड़ों से फिर लड़ाई की, तो द्रविड़ और पीछे चले गए। तो धीरे धीरे करके द्रविड़ सबसे क्या नाम से साउथ इंडिया साइड चले गए, ठीक। यहाँ तमिलनाडु हो गया आपका, तेलंगाना होगा, इस साइड आपके बच्चे क्या नाम से द्रविड़ जो वास्तविक द्रविड़ हैं वो साउथ इंडियन में ही हैं, और जो उत्तर भारत में अपन लोग रहते हैं ये आर्य लोग हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जब द्रविड़ लोग आ गए, फिर इसके बाद संस्कृत की उत्पत्ति हुई, फिर इसी संस्कृत से धीरे धीरे करके हिंदी की उत्पत्ति हुई। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो जब आर्य आए तो उस समय कौन सा काल चल रहा था दोस्तों, तो उस समय चल रहा था आपका वैदिक काल। कौन सा काल चल रहा था दोस्तों, वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल चल रहा था उस समय पे, ठीक। तो वैदिक काल में वैदिक काल में संस्कृत आम जन की भाषा हुआ करती थी, लोग संस्कृत बोला किया करते थे, ठीक है। लोग संस्कृत बोला करते थे। तो उस समय क्या नाम से उसी समय और वैदिक काल में ही क्या नाम से वेदों की सारे वेदों की रचना हुई। तो इसका टाइम पीरियड अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, तो एक मैं लगभग अनुमान बता देता हूँ कि 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व जो था आपका वैदिक संस्कृत का काल हुआ करता था। 1800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, इस समय चूंकि वेदों की रचना हुई और वैदिक संस्कृत जो वेदों की संस्कृत थी वो लैंग्वेज यहाँ पर हुआ करती थी, क्योंकि इसी समय वेदों की सारे वेदों की रचना थी। अच्छा, वेद दोस्तों कितने होते हैं, वेद होते हैं चार वेद। कौन कौन से वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो वैदिक काल से क्या नाम से वैदिक काल, अच्छा सब लोग तो उस समय संस्कृत आमजन की भाषा हुआ करती थी। फिर इसके बाद ये संस्कृत धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा और ये वैदिक संस्कृत से होकर के लौकिक संस्कृत बनने लगी, ठीक है। तो ये लोक जन की भाषा होने लगी संस्कृत। तो इसका यह वैदिक काल से समय हो गया था उत्तर वैदिक काल। इस समय क्या हुआ, क्या नाम से चूंकि पहले वर्ण व्यवस्था केवल कर्म के अनुसार हुआ करती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जाति के अनुसार होने लगी थी, और इस समय भाषा जो क्या नाम से वैदिक संस्कृत थी वो लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। तो अगर उत्तर वैदिक काल का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो इस समय का टाइम पीरियड लगभग था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों कई धर्म आए भारत में। तो इसके बाद सबसे पहले आया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का अगर टाइम पीरियड पूछा जाए दोस्तों, तो बौद्ध धर्म का टाइम पीरियड था 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व में तक इसका टाइम पीरियड था, 1 ईस्वी तक टाइम पीरियड था इसका, ठीक है। तो और इस समय जो संस्कृत लौकिक संस्कृत भाषा थी ये आपकी बदल गई थी पाली में। क्या है, ये जो लौकिक संस्कृत हुआ करती थी ये आपकी पाली होती थी आम जन की भाषा, ठीक है। ये पाली भाषा बहुत प्रचलित थी, एक चूंकि बोलने में सरल हुआ करती थी तो ये आम जन की भाषा पाली बनी। फिर इसके बाद और सारे धर्म आए, जैन धर्म आया तो जैन धर्म चला आपका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। तो ये पाल या प्राकृत में बदल गई थी, ये चूंकि अब और ज़्यादा सरल हो गई थी,
फिर इसके बाद आपके आते हैं राजपूत शासक। तो राजपूत शासक को का टाइम पीरियड लगभग देखा जाए तो 500 से 1000 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और ये जो प्राकृत भाषा थी अब ये अपभ्रंश भाषा बन गई थी। कौन सी भाषा बन गई थी? अपभ्रंश भाषा। अब दोस्तों हम अपभ्रंश के विभाग देखते हैं कि अपभ्रंश कितने प्रकार की बनी। तो दोस्तों जब हम अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश आपकी होती है, अपभ्रंश के पार्ट होते हैं 5। कितने होते हैं? अपभ्रंश के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट। चलिए तो इन 5 पार्टों को देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। चार्ट्स के द्वारा मैं बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। ये अपभ्रंश के हुए 5 भाग। कौन कौन से? सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण और पैशाची, ठीक है। कौन कौन से? सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण और पैशाची, ठीक है। ये जो अब सबसे पहले बात करेंगे सौरसैनी की, सबसे पहले बात करेंगे सौरसैनी। तो ये मथुरा क्षेत्र के आसपास की थी भाषा, ठीक है। इसमें क्या नाम से इसके 2 पार्ट, इसको हम क्या नाम से पश्चिमी क्षेत्र भी कहते हैं सौरसैनी को। और पश्चिमी क्षेत्र में 2 भाषाओं का उदय हुआ, एक महाराष्ट्री जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है और एक गुजराती जो कि गुजरात में बोली जाती है। फिर इसके बाद आता है अर्धमागधी। तो दोस्तों इसके कोई पार्ट नहीं हुए। फिर इसके बाद आता है मागधी। मागधी को हम पूर्वी क्षेत्र भी बोलते हैं। और पूर्वी क्षेत्र में क्या नाम से मागधी के हुए 3 पार्ट। कौन कौन से? असमिया, असम की, उड़िया, उड़ीसा की, और बंगाली, बंगाल की। इसको तो 3 पार्ट हुए पूर्वी क्षेत्र के, असमिया, उड़िया और बंगाली। फिर इसके बाद आता है ब्राह्मण, ठीक। तो ब्राह्मण के 2 भाग हुए, सिंधी और कश्मीरी। कौन कौन से? सिंधी और कश्मीरी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पैशाची। क्या आता है आपका? पैशाची। तो पैशाची ये लाहौर क्षेत्र पड़ता है आपका। तो लाहौर क्षेत्र में पैशाची में क्या नाम से आपकी भाषा चलती थी पंजाबी। पंजाबी को दोस्तों एक और नाम से भी जानते हैं, पंजाबी को बोलते हैं क्या? लहंदा। क्या बोलते हैं? लहंदा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं और आगे इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो और आगे हम जाने की बात करें तो सबसे क्या नाम से, अच्छा अब हिंदी कौन सी लैंग्वेज कहलाई? तो हिंदी हम किसे कहेंगे? तो हिंदी के लिए था कि जो आपके क्षेत्र बचे हुए थे, इसी को एक बार देखते हैं, इसी में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, इसी में समझने का प्रयास करते हैं। तो जो आपका मागधी और सौरसैनी से बचे हुए क्षेत्र थे, इसमें भाई कुछ क्षेत्र बच गए थे। एक कौन सा? मागधी वाला, और आपका ये मागधी और सौरसैनी के क्षेत्र, मागधी और सौरसैनी से कुछ क्षेत्र बच गए थे, ठीक। तो ये बचे हुए क्षेत्र और आपके अर्धमागधी वाले क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये दोनों आपस में मिल करके क्या कहलाए? हिंदी कहलाए। ये दोनों आपस में मिल करके हिंदी कहलाए, ठीक। कौन कौन से क्षेत्र? मागधी और सौरसैनी से बचे हुए क्षेत्र और अर्धमागधी वाले क्षेत्र हिंदी कहलाए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हिंदी की बोलियां। हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? तो हिंदी की दोस्तों बोलियां होती हैं 18, ठीक। हिंदी की बोलियां होती हैं 18। इन 18 बोलियों में से 12 सौरसैनी से ली गई। 18 हिंदी की बोलियां होती हैं 18। तो 18 में 12 आपकी ली गई सौरसैनी से, 3 अर्धमागधी से और 3 मागधी से। तो 12, ये 12, 3 15 और 3 18। तो दोस्तों हो गई 18। तो हिंदी की टोटल बोलियां कितनी हो गई? 18, ठीक। इसके बाद अगर हिंदी की उपभाषाएं की बात करें तो हिंदी की उपभाषाएं होती हैं कितनी? 5। कितनी होती हैं हिंदी की उपभाषाएं? 5, ठीक है। अच्छा, हिंदी का विकास क्रम कभी कभी आता है एग्जाम में, तो हिंदी का विकास क्रम भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी का विकास क्रम सबसे पहले चलती थी वैदिक संस्कृत। आप लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले क्या चलती थी? वैदिक संस्कृत, नंबर 1 पोजीशन पे वैदिक संस्कृत। फिर ये वैदिक संस्कृत ही परिवर्तित हो गई थी, आप लोगों ने पढ़ा भी कि वैदिक संस्कृत यही परिवर्तित हो गई थी लौकिक संस्कृत में। वैदिक संस्कृत परिवर्तित हो गई थी किसमें? लौकिक संस्कृत में। फिर ये लौकिक संस्कृत बदली धीरे धीरे करके, जब आपका बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में बदल गई ये पाली, और पाली से जब जैन धर्म आया तो आपकी बन गई है प्राकृत, ठीक। फिर राजपूत शासकों के समय में ये बन गई थी आपकी अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही धीरे धीरे बनी ये जाके हिंदी। तो ये हिंदी का एक विकास क्रम है
तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपका आता है हिंदी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अच्छा, कभी कभी ये दोनों ऑप्शन नहीं मिलते हैं एग्जाम में, तो उसके लिए क्या नाम से इन दोनों को मिला करके संस्कृत ही लिख दिया जाता है। ठीक है, क्या लिख दिया जाता है? संस्कृत। फिर तो संस्कृत के बाद आपका आता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आता है आपका सौर सैनी। चूंकि ये सौर सैनी से ही, जो सौर सैनी के बचे हुए क्षेत्र थे उन्हीं से हिंदी आई, तो सौर सैनी। और ये सौर सैनी कहाँ की भाषा थी? पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, सौर सैनी से बचे हुए क्षेत्र थे तो उसमें पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से आपकी आई खड़ी बोली। तो ये दो चार्ट दोस्तों बहुत फेमस हैं, और इन्हीं दो चार्टों से एग्जाम अगर हिंदी के विकास क्रम में आता है तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इन्हीं दो चार्टों से एग्जाम पे आता है। ठीक है, फिर अगर हम अच्छा एक चीज़ दोस्तों बताइएगा कि अपभ्रंश अपभ्रंश क्या होता है? ठीक, अपभ्रंश क्या होता है? ठीक, तो अपभ्रंश क्या होता है? अपभ्रंश होता है शहरी हिंदी। एक होता है अपभ्रंश, एक होता है अवहट। क्या होता है? अवहट। एक होता है आपका अपभ्रंश, क्या होता है? अपभ्रंश। एक होता है अवहट। ठीक, खास ज़्यादा अंतर दोनों में होता नहीं है दोस्तों, लेकिन क्या अपभ्रंश, अपभ्रंश होता है जो इसको इसको बोलते हैं, अपभ्रंश को बोलते हैं शहरी हिंदी। क्या बोलते हैं इसको? शहरी हिंदी। ठीक, और जो आपका अवहट होता है, अवहट को बोलते हैं ग्रामीण हिंदी। क्या बोलते हैं? ग्रामीण हिंदी। ठीक है, तो अवहट को बोलते हैं ग्रामीण हिंदी। अच्छा, इसको अवहट नाम किसने दिया था? तो अवहट नाम इसको दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ठीक है, क्या नाम से अपभ्रंश को अवहट नाम दिया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। चंद्रधर शर्मा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका नाम दिया था अवहट। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। अगर दोस्तों आप लोगों के सुझाव इसमें बिल्कुल आमंत्रित हैं। इस वीडियो में अगर जो भी कमी रही हो आप लोग ज़रूर बताएं, उसमें ज़रूर कोई ना कोई सुधार किया जाएगा। और मैं दोस्तों बता रहा हूं कि जो ये आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये 100% आपके से जो आने वाले जो आपके टेट एग्ज़ाम हैं, टीचिंग लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट हो व सी टेट हो, या आपका क्या नाम से टीजीटी हो, पीजीटी हो, या आपको आपके आरओ एआरओ के एग्ज़ाम हो, तो इन सारे एग्ज़ामों में ये हिंदी आपके लिए लाभकारी होगी। ठीक, तो आप दोस्तों ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। ठीक दोस्तों, चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।